खबर डूंगरपुर से, जहां शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी में एक युवक की लाश मिली। बेडुआ गांव की नदी में इस युवक की लाश मिली है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शव की शिनाख्तगी में अब पुलिस जुट गई है। शव मिला है, बड़ी खबर इस वक्त की। डूंगरपुर में शव मिलने से सनसनी। एक नदी में ये शव मिला है, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया, अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया। शव मिलने के बाद जैसे ही ये सूचना, ये खबर लोगों में फैली है, आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बेडुआ गांव के पास स्थित नदी में, बेडुआ गांव के पास की नदी में ये शव मिले। अब शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की आशंका है, जबकि बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का ये दौर जारी रहने वाला है। हल्की बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग के मुताबिक। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो सबक है, सीख है उन लोगों के लिए जो मॉनसून के मौसम में पानी से पंगा ले रहे हैं। सावधान, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सावधान, ये स्टंट जानलेवा है। सावधान, पानी से पंगा मत लेना। सावधान, पानी में फंसा स्टंटबाज। देखिए जरा, ये कोई रेस्क्यू नहीं और ना ही मजबूरी है जो इस उफनती नदी में इस तरह पार करने की जरूरत। ये शुद्ध देसी स्टंट है जो खतरनाक है, जानलेवा है। इस स्टंटबाज का हश्र क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए ये कैसे ले रहा है पानी से पंगा। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं, जहां पानी के तेज बहाव के बीच एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक पानी के तेज बहाव के बीच स्टंट कर रहा है। युवक रस्सी के सहारे नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधे रास्ते में ही युवक के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। इस जानलेवा स्टंट की तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए। इस वीडियो से सीख लीजिए, तौबा कीजिए और कसम खाइए, पानी से पंगा ना बाबा ना। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल संध्या की रिपोर्ट। और अब बात फीस को लेकर प्रदर्शन की। अजमेर में निजी स्कूलों की फीस दबाव और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सैकड़ों अभिभावकों ने पंचशील नगर स्थित सेंट स्टीफन स्कूल के सामने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि जब पिछले 4 महीनों से स्कूल बंद है, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन अभिभावकों पर लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। साथ ही फीस के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है।
अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से फीस माफ करने की मांग की है। आपके पास बच्चों की पढ़ाई के लिए मैसेज आता है? बच्चे व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं? इनको भी आधा करो, टीचरों की सैलरी कम करो ना। आप जो ये पूछ रहे हैं हमें इस आपकी मैनेजमेंट कमेटी का मैडम को बाहर बुलाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को रोजाना स्कूल पहुंचने का आदेश जारी किया है, लेकिन शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। न्यूज़ 18 ने कई स्कूलों की पड़ताल की, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित दिखे और कई स्कूलों में ताले जड़े हुए मिले। न्यूज़ 18 की टीम ने रावतसर के 91 आरडी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रावतसर के वार्ड 1 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 का जायजा लिया, जहां स्कूलों में ताला लटका हुआ मिला। सरकारी आदेश के मुताबिक सुबह के 7:30 बजे तक शिक्षकों को स्कूल पहुंच जाना है, लेकिन कोई भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहा। आमतौर पर लिंक एआरटी सेंटर पर रजिस्टर्ड मरीजों को ही एचआईवी की दवा उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन पूरे देश में लगे लॉकडाउन के बाद सरकार ने प्रवासी मजदूरों और बाहरी राज्यों के एचआईवी पीड़ितों को किसी भी लिंक एआरटी सेंटर से दवा लेने की सुविधा दी गई थी। दौसा जिला अस्पताल में संचालित लिंक एआरटी सेंटर के रजिस्टर्ड औसतन करीब 50 एचआईवी पीड़ितों के अलावा मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक 450 लोगों को एचआईवी की दवा उपलब्ध करवाई है। पहले अपने यहाँ पर आईसीटी से चलते हुए काफ़ी समय हो गया, 2004 से आईसीटी से चल रही है। उसके बाद 2009 से लिंक एआरटी सेंटर चल रहा है। उस लिंक एआरटी सेंटर पे ये था कि जो अपने यहाँ पर दौसा लिंक एआरटी सेंटर पे जो रजिस्टर्ड लोग थे उनको ही हम एआरटी की दवा उपलब्ध कराते थे, लेकिन कोरोना पीरियड के जो टाइम था मार्च से लेकर के अगस्त तक हमने करीब 450 लोगों को दवा उपलब्ध कराई है, जो अन्य राज्यों से या अन्य ज़िलों से जो रजिस्टर्ड थे एआरटी पे और वो कोरोना के कारण बाहर नहीं जा पाए, अपने सेंटर पे दवा लेने नहीं पाए, उन लोगों को भी हमने राज्य सरकार के और हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निर्देशानुसार उन सबको हमने यहाँ पर दवा उपलब्ध। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। मरुधरा में महामारी की तेज रफ्तार है। आज रिकॉर्ड 610 नए केस मिले हैं, 6 की मौत हो गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 73,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना वायरस से अब तक 986 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 57,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। और अब जिलेवार आंकड़े देख लीजिए। जोधपुर में 11,074, जयपुर में 9,389, अलवर में 7,094, कोटा में 4,455, बीकानेर 4,131, अजमेर 3,817, पाली में 3,748, भरतपुर में 3,553, सीकर में 2,447, नागौर में 2,226 केस। बाड़मेर जेल में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 43 कैदी संक्रमित हुए हैं। यहाँ पर 4 पॉजिटिव के संपर्क में ये सभी कैदी आए थे। सैंपल लेने के बाद भी इन्हें आइसोलेट नहीं किया गया। एक ही बैरक में ये तमाम कैदी रह रहे थे। 100 कैदियों के सैंपल रिपोर्ट आने अभी भी बाकी हैं। बड़ी खबर बाड़मेर से। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, लापरवाही जेल प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल इसमें लापरवाही कह सकते हैं जेल प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो कैदियों का अंदर घुसा था उसमें से 4 कैदी जब पॉजिटिव आ गए थे तो इन सभी को, बाकी वालों लोगों को जो था उनको करना चाहिए था, होम आइसोलेट करना चाहिए था, आइसोलेट करना चाहिए था, उनको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन सभी को इसी जेल में एक ही बैरक में रखा गया, जिसकी वजह से एक साथ 91 केस एक साथ जेल के जो कैदी थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खामी कह सकते हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। जिला कलेक्टर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था और जो उपखंड अधिकारी उसको लिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। उसी का नतीजा है कि आज एक साथ कल रात को 43 केस आए और टोटल कुल मिला के आज 91 केस जो है
वो पॉजिटिव हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। 120 कैदी जो इसके अंदर है, बाकी कैदियों के भी अब सैंपल लिए जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी और कितने इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि इन सभी कैदियों की लगातार पेशियां होती हैं। तो उसमें पुलिसकर्मी भी साथ में जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्की मामला हो गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज जो एक साथ 91 कल रात से लेके अब तक जो पॉजिटिव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ गई। अच्छा प्रेमदान, 120 कैदी आप बता रहे हैं, जिनमें से 91 कैदी संक्रमित हो चुके हैं और अभी 30 की और रिपोर्ट आनी बाकी है। उनकी आनी बाकी है। हालांकि वो अभी तो नेगेटिव बताए गए हैं, क्योंकि एक साथ इनकी सभी की रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी रिपोर्ट आने में 4, 5, 7 दिन भी लग जाते हैं उसको पॉजिटिव बताने में। तो ये अपने आप में ये भी हो सकता है कि इसकी भी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि इन सभी को अब क्या कोविड सेंटर में रखेंगे, जेल के अंदर रखेंगे, इनकी स्वास्थ्य को लेकर कौन देखभाल करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल बन रहे हैं प्रशासन के सामने। इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही एक साथ विस्फोट सामने आया है, उसके बाद में जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक ने जेल का निरीक्षण किया है, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है और इसके बाद में ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि इन सभी कैदियों को कहाँ रखा जाए, जेल के अंदर या कोविड सेंटर में। एक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा प्रेमदान, संक्षिप्त में बिल्कुल। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, प्रशासन बिना मास्क के कोई व्यक्ति घूमता हुआ निकलता है तो चालान काटा जा रहा है उसका, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की तरफ से, जिम्मेदारी कौन लेगा अब? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैदी पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैदी पॉजिटिव होके आए थे वो कहीं न कहीं पेशी के दौरान या उनके संपर्क में आने से आए हैं। तो ये अपने आप में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है और जेल प्रशासन की बनती है। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक 3 में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। कोरोना से जंग में सबसे जरूरी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने वेंटिलेटर टेंडर जारी कर दिए हैं। मरुधरा में कोरोना से निपटने से प्रदेश सरकार ने शुरू से इंतजाम किए थे, जिसका नतीजा ये कि स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या लगातार बढ़ाई गई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए। कोविड-19 के इलाज के लिए कुल 400 चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हैं। 286 के कोविड केयर सेंटर हैं। इसके अलावा 57 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और 57 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में मौजूद हैं। कोरोना से निपटने की क्या इंतजाम किए गए हैं, जिसमें निजी अस्पताल की बात करें तो 40 निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम में बात की जाए तो सबसे पहले बताते हैं बेड सुविधा। तो बेड सुविधा को लेकर राज्य में 42,306 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध हैं। 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। कोरोना से निपटने के इंतजाम में वेंटिलेटर पर बात की जाए तो प्रदेश में 881 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जयपुर के RUSH अस्पताल में 70 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाने के लिए टेंडर भी जारी किए। जल्द ही नए वेंटिलेटर प्रदेश के अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि देश में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के लोक देवता भर्तहरि महाराज का 3 दिवसीय मेला कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। भर्तहरि बाबा के मंदिर को जाने वाले रास्तों पर और पुलिस ने नाकाबंदी की है। इसके अलावा मंदिर के पास की दुकानें बंद कर दी गई हैं। मंदिर परिसर में केवल नाथ संप्रदाय के पुजारियों को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। राजस्थान सरकारी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम उसकी पालना कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो मंदिर बंद किया गया है, यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, पट बंद कर रखे हैं और हम तो श्रद्धालुओं से
निवेदन कर रहे हैं कि घर पे ही रहें और बाबा की जोत घर पे ही देखें, वहीं पे अपना भोग लगाएं और जोत के दर्शन करें। NUHM संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। अजमेर में संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नाराज संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तब तक वे अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। कल जो सामूहिक हड़ताल पे हमने की थी उसका आज दूसरा दिन है। हम DC मैम को ये ज्ञापन देना है, लेकिन आज DC मैम नहीं मिली और हमारा कल का ये प्रोग्राम रहेगा कि हम DC मैम को ये ज्ञापन देंगे। और हमारी सामूहिक अवकाश अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार इस पे कोई भी निर्णय नहीं लेती हम इसको नहीं तोड़ेंगे और ये जारी रहेगा। पूरे राजस्थान एक साथ है और हमारी यूनियन पूरी एक साथ रहेगी और कोई भी अवकाश या कोई भी ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। और काम जब तक सरकार का काम बाधित नहीं होगा, जब तक हमारी तरफ सरकार नहीं देखेगी। इन दिनों प्रदेश की राजधानी जयपुर में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। हाल ये है कि कोई भी सब्जी अब 40 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं बिक रही। आज जयपुर की लाल कोठी स्थित सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। राजधानी जयपुर में आम लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना है, वहीं दूसरी तरफ अब सब्जियों के दाम जो है वो आसमान को छूने को बेताब है और इसी के चलते आम लोगों की जो थाली है उसका जायका बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल पिछले 4-5 दिन से लगातार राजधानी जयपुर में शानदार बारिश हुई थी और उस बारिश का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर लाल कोठी पर खड़े में मेरे सहयोगी राजकुमार से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए लाल कोठी स्थित जो सब्जी मंडी है वो वीरान पड़ी है, ग्राहकों के इंतजार में है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से सब्जियों के भाव में तेज़ी आई है, सब्जियों के भाव बढ़े हैं, उसको लेकर अब ग्राहक जो है वो मंडी तक नहीं आ रहा है। हरी सब्जियां जो है वो आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है। बात करें सब्जियों की कीमतों की तो टमाटर जो है वो करीब 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। साथ ही साथ आलू, जो कि हर एक सब्जी का राजा कहा जाता है, हर एक सब्जी में मिक्स किया जा सकता है, वह जो है पहुंच चुका है 40 से 45 रुपए किलो। इसके साथ ही हरी मिर्ची की बात करें तो वो भी जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है और इसी के चलते ग्राहक जो है वो हरी सब्जियां लेने से झिझक रहे हैं। हालांकि जो व्यापारियों से बातचीत की, उनका कहना है कि जल्दी आने वाले दिनों में अगर मौसम थोड़ा साफ रहता है, बारिश का दौर थमता है, तो निश्चित तौर पर सब्जियों के भाव में गिरावट आएगी। सहयोगी राजकुमार के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। हाड़ौती में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। कोटा में भी आम लोग सब्जियों के दाम बढ़ने से खासे परेशान हैं। कैसे हैं कोटा के हालात, वहां के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शाकिर अली ने। सब्जियों के बड़े दामों ने एक बार फिर जायके को खराब कर दिया है और कोटा में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 80 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, हरी मिर्ची के भाव भी जो है आसमान छू रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो सब्जियां हैं वो लगातार महंगी होती चली जा रही है। बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही सब्जियों में जो दामों की बढ़ोतरी होती है वो इस साल भी बेतहाशा हो रही है। हरा धनिया भी जो है वो अपने दामों से बहुत ऊंचे दामों पर चला गया है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि रसोई का बजट अब बिगड़ सा गया है। मध्य प्रदेश से भी जो है हाड़ौती क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सब्जियों की आवक होती है, लेकिन तेज बारिश के चलते सब्जियां जो है कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है। ऐसे में दाम जो है आसमान छू रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, मंडी में पूछे कुछ लोगों से, जी दाम बहुत ज़्यादा है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है। रसोई का बजट तो बिगड़ रहा है, लेकिन ये क्या है साहब, माल तो बहुत आ रहा है। सब्जी वाले सब्जियां कम लाते हैं और फिर उनकी जबरदस्ती के भाव बढ़ाते हैं। मंडी के अंदर इतने भाव नहीं है, वहाँ एक एक थैली 40 रुपए में, 50 रुपए में मिल रही है लौकी की, गिलकी की, लेकिन वही पूरी थैली में से ये कुछ सब्जियां ला करके उनको 40-40 रुपए किलो, 50-50 रुपए किलो बेचे। किसानों को इसका भाव नहीं मिल रहा। सब्जी वाले आम आदमी को परेशान करने के लिए माल कम खरीद रहे हैं और उनका भाव बढ़ा करके बेच रहे हैं। तो जो सब्जियां हैं वो अब कम मात्रा में खरीदी जा रही हैं और लोग हैं मेरे साथ। जी सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, परेशानी हो रही है सर? परेशानी तो हो रही है ना सर, परेशानी तो हो रही है। जैसा वो ले रहे हैं महंगी सूंगी, जैसे भी हो, घर का बजट तो बिगड़ ही रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकिवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चोरी की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें चोरी अपार्टमेंट में लगी कार को बड़े आराम से चोरों ने निशाना बना लिया।
सीसीटीवी फुटेज जयपुर के रत्नागिरी अपार्टमेंट का है। बता दें कि इन चोरों ने एक एक कर कार के 3 टायर खोल लिए, जबकि चोर चौथा टायर खोलने में असफल रहे। वहीं हाल ही में चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था, जिसका पता अब तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। टोंक जिले के सोप कस्बे में 2 दिन घर में सो रही वृद्धा आनंदी देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या गहने और नकदी लूटने के लिए की थी। महिला घर में अकेली रहती थी और लोगों को ब्याज पर पैसे देती थी। तो एक वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। टोंक से खबर है, 2 दिनों से घर में बंद थी ये महिला, आनंदी देवी इसका नाम बताया जा रहा है, और अब इसके हत्यारों को, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली लोकल वहीं के सोप के रहने वाले थे। यासीन नाम था, एक सुरेश है, एक राजेश है, 3 लड़के थे और तीनों ने प्लान करके कि जो ओल्ड महिला अकेले रहते हैं और इनके पास काफ़ी कैश ज्वेलरी रहती है, क्योंकि ये ब्याज का और बोरगत का धंधा करते, तो इनके पास काफ़ी मात्रा में कैश भी रहता था और गोल्ड और ज्वेलरी भी इनके पास जो गिरवी रख के रखती, तो इनको पूरी इतला इनके पास थी। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्योंकि महिला अकेले रहते थे, तो रात्रि में आकर के और उनको 2 व्यक्तियों ने इनका गला दबाया और इसकी मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये वहाँ से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।